नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। बॉटनी की कक्षा में आप सबका फिर से स्वागत है। पिछले लेक्चर में हमने लाइकेंस के बारे में अध्ययन किया था। आज हम जो पार्ट चालू कर रहे हैं इस पेपर का वो है ब्रायोफाइट्स या ब्रायोफाइटा। एक्चुअली ब्रायोफाइट्स क्या होते हैं या ब्रायोफाइट प्लांट्स हम किन्हें कहते हैं, तो जैसे कि लोअर प्लांट्स और हायर प्लांट्स दो तरह के प्लांट्स हैं। हायर प्लांट्स में तो हम टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म्स इत्यादि को सम्मिलित करते हैं और लोअर प्लांट्स में हम एल्गी, फंजाई और ब्रायोफाइट्स को सम्मिलित करते हैं। तो जो ब्रायोफाइटा है वो ग्रीक वर्ड ब्रायोन और फाइटोन शब्द से मिलकर बना है, जिसका शाब्दिक अर्थ है ब्रायोन का मतलब मॉस और फाइटोन मीन प्लांट्स। जो ब्रायोफाइट्स हैं वो एम्ब्रियोफाइटा वर्ग के सबसे सरल व आद्य सदस्यों का समूह है। पादप जगत में इन्हें थैलोफाइटा यानी शैवाल एवं कवक तथा टेरिडोफाइटा के बीच में रखा गया है। यानी कि अगर हम देखें तो एल्गी, फंजाई और यहाँ ये टेरिडोफाइट्स हैं, तो इनके बीच में ब्रायोफाइट को रखा गया है। शैवाल, कवक, ब्रायोफाइटा और ये टेरिडोफाइटा। तो जो ब्रायोफाइट समूह है इसमें लगभग 960 जनरा और 24,000 स्पीशीज़ पाई जाती हैं, जो कि विश्व के सभी भागों में मिलती हैं। ये पौधे जो हैं वो जलीय एवं स्थलीय यानी एक्वेटिक एवं टेरेस्ट्रियल दोनों प्रकार के आवासों में पाए जाते हैं। इन्हें अतः प्लांट एम्फीबियंस भी कहते हैं। जैसे कि जंतु जगत में एम्फीबियंस होते हैं जिनके सदस्य जैसे मेंढक, वो थल और जल दोनों में रह सकता है। इसी तरह से पादप जगत में ब्रायोफाइट्स को भी एम्फीबियन प्लांट्स कहा जाता है, यानी पादप उभयचर या प्लांट एम्फीबियंस। यद्यपि जो रिक्सिया फ्लूटेंस है और रिक्सियोकार्पस नेटेंस हैं ये ब्रायोफाइट्स पूर्णतया जलीय हैं, परंतु इस समूह के अधिकांश सदस्य नम व छायादार पौधों, छायादार जो स्थलीय आवास है उसमें भी पाए जाते हैं। अनेक मॉसेस जो हैं वो उदाहरण स्वरूप डेंड्रोसिरोस, सभी जातियां ये जो हैं इसकी वो उष्ण कटिबंधीय वर्षा वनों में यानी ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में वृक्षों के तनों पर, पत्तियों पर अधिपादप के रूप में पाई जाती हैं। यानी ब्रायोफाइट्स जो हैं वो एपिफाइट्स के रूप में भी मिलते हैं। बक्सबोमिया मीनाकाटे एवं बक्सबोमिया एफिला व क्रिप्टोथैलस मिराबिलिस ये सेप्रोफिटिक स्पीशीज़ हैं। यानी कि ये ब्रायोफाइटा की ऐसी स्पीशीज़ हैं जो कि डेड ऑर्गेनिक मैटर पर अपना जीवन यापन करती हैं, यानी वहाँ मिलती हैं। पोरेला प्लेटिफिला जो है वो शुष्क आवासीय स्थलों में पाई जाती है, यानी सूखे वाले क्षेत्र में पाई जाती है। तो हम कह सकते हैं कि जो ब्रायोफाइटा है उसमें हैबिट और इसकी जो हैबिटेट है उसमें विभिन्नता पाई जाती है, यानी कुछ जलीय भी हैं, कुछ अधिपादपीय भी हैं और कुछ इसमें से सेप्रोफिटिक भी पाए जाते हैं। तो हम भारतवर्ष की बात करें तो ब्रायोफाइट्स जो हैं वो उत्तरी एवं दक्षिणी हिमालय क्षेत्र में ये अधिकांशतया पाए जाते हैं और नीलगिरी की पहाड़ियों में भी ये ब्रायोफाइट्स का आधिक्य है। और इसके अतिरिक्त जो रिक्शिया, मार्केंशिया, फिनेरिया आदि की कुछ जातियां जो हैं वो दक्षिण भारत, गुजरात, राजस्थान, यूपी व मध्य प्रदेश के मैदानी भागों में भी पाई जाती है। तो ये था जनरल ब्रायोफाइट्स का इंट्रोडक्शन। अब हम इसके जो मुख्य लक्षण हैं उन लक्षणों की बात करें तो जो सबसे पहला करैक्टर है वो है कि ब्रायोफाइट्स के जीवन चक्र में गैमेटोफाइट व स्पोरोफाइट प्रवस्थाएं पाई जाती है। अर्थात जो ब्रायोफाइटा की लाइफ साइकिल होगी उसमें N और 2N यानी कि गैमेटोफाइट और स्पोरोफाइट अवस्था दोनों पाई जाती हैं। और ये दोनों प्रवस्थाएं जो हैं हीट्रोमॉर्फिक होती हैं, यानी कि
ये अलग दिखने में होंगी और ये अलग फॉर्म में दिखाई देंगी। तो यानी एक से ज़्यादा फॉर्म्स पाया जाना वो हेटेरोमॉर्फिक कहलाता है। जो दूसरा लक्षण है, युग्मोद्भिद प्रवस्था अधिक सुस्पष्ट, दीर्घकालीन और मुक्त शाखित एवं हरित होती है, जबकि बीजाणुद्भिद पूर्ण रूप से युग्मोद्भिद पर आश्रित एवं अल्पजीवी होता है। संरचनात्मक दृष्टि से जो ब्रायोफाइट है उसका युग्मोद्भिद जटिल शैवालों की अपेक्षा अधिक विभेदित होता है। जो रिक्सिया, मार्केंशिया और प्रिमिटिव रूप है यानी प्रिमिटिव फॉर्म्स हैं, उसमें पादपकाय श्यान एवं थैलॉइड होता है। श्यान मीन्स जो कि सरफेस पर या सतह पर पैरेलली पाया जाए, यानी जो सतह पर पैरेलल ग्राउंड के पैरेलल जो उगे वो प्रोस्टेट कहलाता है। तो यानी इनका जो थैलस है वो प्रोस्टेट होता है और थैलाब होता है, यानी कि रूट स्टेम लीव्स में विभेदित नहीं होता, उसका सुकाय होता है, सिंपल सुकाय यानी थैलस, इसमें कोई डिफ्रेंसिएशन नहीं होता। अधोस्तर पर ये कोमल रोमिल राइजर्स द्वारा यानी जो मूलाभास हैं एक कोशिकीय होती हैं, उनके द्वारा ये ग्राउंड पर संलग्न रहता है। मूलाभास जो है यानी जो इसकी राइजर्स होंगी, जो कि ये है, ये निचली सतह है, ये देखिए आप, ये निचली सतह पर यानी इनकी पिछली सतह पर राइजर्स होंगी जो इसको सतह पर चिपकाने का काम करेंगी। और ये जो मूलाभास हैं वो एक कोशिकीय एवं अशाखित जो कि हिपेटिकोप्सिडा और एंथोसिरोप्सिडा में पाई जाती हैं, यानी इनके जो मूलाभास हैं वो सिंगल सेल्ड होंगे और अनब्रांच्ड होंगे, वो हिपेटिकोप्सिडा यानी रिक्शिया और मार्केंशिया में और एंथोसिरोप्सिडा यानी एंथोसिरोज में पाई जाएंगी। और बहुकोशिकीय एवं शाखित जो है राइजर्स वो ब्रायोप्सिडा में पाए जाते हैं। ये जो तीनों हैं ये क्लासिफिकेशन के दौरान हम अध्ययन करेंगे, हिपेटिकोप्सिडा, एंथोसिरोटोप्सिडा और ब्रायोप्सिडा, ये तीन इसमें ग्रुप हैं। हिपेटिकोप्सिडा में रिक्शिया मार्केंशिया को रखा गया है, एंथोसिरोटोप्सिडा में एंथोसिरोस को रखा गया है और ब्रायोप्सिडा में एक मेंबर आपके कोर्स में है फिनेरिया, उसको इसमें रखा गया है। नेक्स्ट जो करैक्टर है उसका मार्केंशियल्स गण के जो सदस्य हैं यानी जिसमें मार्केंशिया रखा गया है उसमें मूलाभासों के अतिरिक्त स्केल्स भी पाए जाते हैं, यानी थैलस पर कुछ बैंगनी रंग के स्केल्स भी पाए जाते हैं। ये वृद्धि क्षेत्र की रक्षा करते हैं और जल अवशोषण का कार्य भी करते हैं। और मेन इंपॉर्टेंट करैक्टर है कि इनमें उच्च श्रेणी के पादपों के समान जाइलम व फ्लोएम और अन्य लिग्निन युक्त उत्तकों का ब्रायोफाइट्स में पूर्णतया अभाव होता है, यानी इसमें वेस्कुलर तंत्र नहीं पाया जाएगा। जो इनमें जनन होता है वो वेजिटेटिव और सेक्सुअल विधियों द्वारा होता है। जो वेजिटेटिव है उसमें पुराने थैलस के पुराने भागों के गलन अथवा मृत्यु से या अपस्थानिक शाखाओं से या विशेष प्रकार के कंद नुमा स्ट्रक्चर बनने से या जैमी द्वारा बनने से ये कायिक प्रवर्धन में होता है। ब्रायोफाइटा में जो लैंगिक जनन है वो थैलोफाइटा की अपेक्षा अधिक प्रगत होता है, यानी एल्गी फंजाई की हम तुलना करें, शैवाल और कवक की तुलना करें तो उससे ये जो लैंगिक जनन है ब्रायोफाइटा में वो एडवांस्ड होगा। इस समूह के सभी सदस्य में लैंगिक जनन जो है वो oogamous प्रकार का पाया जाता है। नर जननांग इसमें पुंधानी कहलाता है यानी एंथ्रिडिया कहलाता है, जो कि सवृंत होगी, बहुकोशिकीय, गोलीय, गदाकार अथवा दीर्घवृत्तीय संरचना होती है और इसके चारों ओर बंद कोशिकाओं का एक आवरण होता है। जब इसके हम जो इस मेल गैमेट में क्या होता है, इसके अंदर जो है अनेक पुंकोशिक यानी एंड्रोसाइट्स पुंकोशिक कोशिकाएं बनती हैं और प्रत्येक पुंकोशिका जो है एक पुमणु या एंथ्रोजॉइड बनाती है। यानी एंथ्रीडियम का अगर हम डायग्राम देखें तो ये इस तरह से डायग्राम है, इसमें ये एंथ्रीडियम का डायग्राम है, इसमें प्रत्येक सेल से एक जो है एंथ्रोजॉइड या एक पुमणु विकसित होगा। ये पूरा एंथ्रीडियम है स्ट्रक्चर और इसके अंदर ये एंथ्रीडियल चैम्बर जिसके अंदर कई सारे एंड्रोसाइट सेल्स हैं और इनके प्रत्येक से कायांतरण से एक एंथ्रोजॉइड बनता है। जो पुमणु है वो अचल
वह द्विकशाभिक यानी बायफ्लैजिलेटेड स्ट्रक्चर है। बात करें हम स्त्री जननांग की, तो जो स्त्री जननांग है वो एक फ्लास्क समान संरचना है। ये है एंथ्रीडियम और ये है आर्किगोनियम, यानी ये है मेल और ये है फीमेल संरचना। तो जो फीमेल संरचना है वो किससे मिलकर बनी होती है? एक फ्लास्क सदृश बहुकोश की संरचना है। इसमें आधारीय फूला हुआ जो भाग है वो वेंटर तथा ऊपरी भाग जो है वो ग्रीवा कहलाता है। अगर हम इसको चित्र में देखते हैं तो इस तरह से ये फूला हुआ भाग तो है नेक, और ये जो आधारीय भाग है ये जो फूला हुआ आधारी भाग है वो तो है वेंटर, और जो ऊपरी भाग है ग्रीवा वाला क्षेत्र वो कहलाता है इसमें नेक। जो है अंडधा व ग्रीवा के चारों ओर बंद कोशिकाओं का एक आवरण होता है और फर्टिलाइजेशन के लिए जल अति आवश्यक है। यद्यपि अंडधा में अनेक पुंमणु प्रवेश करते हैं, परंतु अंडधा में वेंटर में जो एग होता है उससे केवल एक ही पुंमणु संलयित होकर युग्मनज बनाता है। युग्मनज में निषेचन के तुरंत पश्चात विभाजन प्रारंभ हो जाते हैं। इस समूह में युग्मनज जो है निषेचन के पश्चात विश्राम अवस्था में नहीं दर्शाते हैं, यानी रेस्टिंग पीरियड इसमें नहीं पाया जाता। युग्मनज का जो विकास है वो कई सारे डिवीजन से होता है। जो प्रथम डिवीजन है वो एक अनुप्रस्थ भित्ति द्वारा होता है, जिसके फलस्वरूप 2 सेल्स बनती हैं, और जो बाह्य कोशिका है उसमें अनेक विभाजनों से एम्ब्रियो बनता है। और इस प्रकार यानी कि जब सेल की बाह्य कोशिका से एम्ब्रियो बने उसे हम बहिर्मुखी या एक्सोस्कोपिक डेवलपमेंट भी कहते हैं। जो ब्रायोफाइटा है उसमें भ्रूण का विकास स्त्रीदानी में ही होता है, और जो स्पोरोफाइट है वो पूर्णतया युग्मोद्भिद पर ही आश्रित होता है, और जो बीजाणुद्भिद है वो फुटसिटाइवम कैप्सूल में विभेदित होता है। कैप्सूल में बीजाणु जनन कोशिकाएं होती हैं और उसमें अर्धसूत्री विभाजन से अनेक हैप्लॉइड स्पोर्स बनते हैं। जो कैप्सूल है उसमें हमने बताया कि जो स्पोरोजिनस सेल्स हैं उनकी मियोसिस से अनेक हैप्लॉइड स्पोर्स बनते हैं, और इस समूह के यानी ब्रायोफाइट के सभी सदस्य जो हैं होमोस्पोरस होते हैं, यानी उनमें केवल एक ही तरह के स्पोर्स बनते हैं, एक ही प्रकार के बीजाणु बनते हैं जो कि साइज और शेप में एक समान होते हैं। बीजाणुओं का विमोचन कैप्सूल भित्ति के फटने से होता है, और ये बीजाणु जो होते हैं वो नॉन मोटाइल होते हैं, और इनका प्रकीर्णन जो है वायु द्वारा होता है। अनुकूल परिस्थितियों में बीजाणु अंकुरित होकर एक तंतुल फिलामेटस जर्म ट्यूब बनाता है, और इसके विभाजन से एक नया थैलस बनता है। जो ब्रायोफाइटा में लिंग निर्धारण है वो सेक्स क्रोमोसोम्स द्वारा होता है, परंतु स्प्लैक्नम और स्प्लैक्नम की 2 स्पीशीज़ हैं, उनमें युग्मोद्भिद का लिंग वातावरणीय दशाओं पर निर्भर करता है। तो ये कुछ पॉइंट्स थे जो कि इनका जनरल कैरेक्टर्स दर्शाते हैं। हम मोटी मोटी बात करें तो ये है कि जो ब्रायोफाइट है वो एम्फीबियन प्लांट्स है, यानी कि वो जल और थल दोनों ही एनवायरमेंटल कंडीशंस में पाए जा सकते हैं। जो रिप्रोडक्शन होता है, यानी इसमें रिप्रोडक्शन से पहले हम बात करें कि इसमें 2 प्रवस्थाएं इनके जीवन में पाई जाती है, गैमेटोफाइट और स्पोरोफाइट। जो गैमेटोफिटिक अवस्था होगी वो N होगा, और जो स्पोरोफिटिक अवस्था है वो 2N होगी। अगर हम बात करें ब्रायोफाइटा के थैलस की, तो वो सिंपल थैलस होता है जिसकी वेंट्रल सतह पर यानी निचली सतह पर राइजोइड्स होंगे। राइजोइड्स जो हैं वो सबस्ट्रेट या आधार पर चिपकने में सहायता प्रदान करते हैं। बात करें हम इसके रिप्रोडक्शन की, तो रिप्रोडक्शन वेजिटेटिव और सेक्सुअल विधियों द्वारा होता है। सेक्सुअल विधि में जो है रिप्रोडक्शन वो oogamous प्रकार का पाया जाएगा। मेल सेक्स ऑर्गन एंथ्रीडियम कहलाता है, जिसमें कि कई सारे एंथ्रोजॉइड्स बनते हैं, और फीमेल सेक्स ऑर्गन जो है वो आर्किगोनियम कहलाएगा, जिसमें नेक और वेंटर होता है। वेंटर में एग है। जो एंड्रोसाइट्स हैं उनसे एंथ्रोजॉइड बनेगा। जो एंथ्रोजॉइड है वो इसकी नेक से एंटर कर यहाँ ये फ्यूज़न करके जाइगोट बनाएगा। उसके बाद जो जाइगोट में डिवीजन होगा
उससे यानी वो एक्सोस्कोपिक प्रकार का होता है, यानी जिसमें बाहरी भाग जो है उससे एम्ब्रोया बनता है। जो एम्ब्रोया है यानी वो जर्मिनेट करके स्पोरोफाइट में कन्वर्ट हो जाएगा, जिसमें कई सारे स्पोर्स बनेंगे और ये स्पोर्स जो हैं वो हैप्लॉइड होंगे और हैप्लॉइड स्पोर्स जो हैं लिबरेट होकर गैमेटोफाइट का निर्माण करते हैं। तो अतः ये डिप्लॉइड से यानी स्पोरोफाइट और गैमेटोफाइट में अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन इसमें चलता रहता है। अब हम अगले टर्न पे बच्चों बात करेंगे इसके क्लासिफिकेशन की और इसकी जो और मेंबर्स जो आपके कोर्स में रखे गए हैं, रिक्शिया, मार्केंशिया, एंथोसिरोल और स्फेग्नम। अब हम उनकी अगले लेक्चर में चर्चा एक के बाद एक उनकी चर्चा करेंगे, यानी कि हम उनका जनर का अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।